हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की हमारी है सेकंड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। और कल हमने फर्स्ट क्लास कवर की थी पिछली क्लास के दौरान, तो सेकंड क्लास के बारे में आज हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है सबसे पहले एक सैलरी रिकॉर्ड के ऊपर कि सैलरी कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसके लिए देखो, अगर आपको सैलरी क्रिएट करनी है तो सैलरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक शीट नंबर 2 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया एक्सेल में नेम, कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम और पोस्ट और एक बेसिक सैलरी। देन फिर आता है यहाँ पर टीए जो कि 18% हमने रख लिया यहाँ पर, और एचआरए है 22% या एमएल एरिया हमने 14%। और देन फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक और डीए ले लेते हैं 42%। और उसके बाद आ जाता है ग्रोस इनकम यानी कि टोटल सैलरी, और फिर आ जाता है टैक्स 12% और नेट सैलरी। अब देखो, हमने टाइप करा गलती से 125 हो गया, तो पिछले सेल पे जाने के लिए शिफ्ट टैप करके अब सेल एडिटिंग के लिए आप F2 दबा सकते हैं और परसेंट लिख दिया। इसके बाद फिर मैंने लिख दिया नेट सैलरी या नेट इनकम, जो भी आप इसमें लिखना चाहे एंटर कर दिया। अब देखो, सैलरी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा हो सकता है, क्या क्या कॉलम हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट, यानी कि सैलरी होती है जिसके ऊपर कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक बेसिक सैलरी के अलावा ना कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। और ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ये सभी डिपेंड होते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम लिख लेता हूँ, बेसिक सैलरी लिख दी, और इसके बाद मैंने नेम लिख दिया। तो देखो, अब यहाँ पर मेरे पास जैसे अब एक सैलरी रिकॉर्ड है। अब सैलरी बनाने के लिए हमारे पास देखो कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम, उनकी डेजिग्नेशन और इसके अलावा एक बेसिक सैलरी दे दी गई है। अब कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बेसिक इनकम के अलावा कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है, और ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ये सभी डिपेंड होते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट अलाउंस कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट अलाउंस का नेम है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का खर्चा। यानी अगर आप एक किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें अगर आपकी सैलरी करीब 80 से 85,000 90,000 तक है, तो ऐसे में जो आपको स्टार्टिंग में टीए, ठीक है, एज ए बिगिनिंग तौर पे एज ए फ्रेशर पोस्ट पे मिलता है इतनी सैलरी पर, तो एटलीस्ट लगा के चलो 4 से 5,000 रुपये का तो मिनिमम आपका टीए तो रहता ही रहता है। तो इतनी सैलरी के ऊपर मिनिमम वैल्यू का, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का खर्चा, आपके घर से लेकर ऑफिस या ऑफिस से घर तक का जो भी डिस्टेंस है वो कुछ आपको वो भी पे करेगी। तो इक्वल टू, अब टीए निकालना है, किसके ऊपर निकाला जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपने वो चीज़ पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, एक टैक्स निकाला था, ध्यान होगा, और सॉरी डिस्काउंट निकाला था। तो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी निकालना है। मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी अमाउंट का 5%, 10%, 60% कितना भी निकालना हो, तो आपने उस सेल का एड्रेस लेकर इनटू में, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना है उतने ही परसेंटेज अमाउंट से जितने परसेंट आपने उसका कैलकुलेट करना है। तो सेम यहाँ पर भी करा। सेकंड अलाउंस का नेम होता है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। आपको सरकारी घर मिलता है, आपने सुना होगा सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। अगर आप सरकारी घर पे की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे में आपको एचआरए मिलेगा। अगर आप सरकारी घर का लाभ उठा रहे हैं तो ऐसे में आपको एचआरए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमने कितना निकालना है, अब 22% है तो इनटू में आप 22% कर दो। फिर आता है एमए का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस, यानी कि आपका मेडिकल का जो भी, अगर आप कुछ भी अगर सरकारी नौकरी पर रहते हो, आपका जो भी इलाज का खर्चा होता है वो भी सारा गवर्नमेंट पे करती है। बट उसके लिए जो आपका जो इलाज है वो एक सरकारी हॉस्पिटल से या फिर जो भी गवर्नमेंट पैनल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से होना चाहिए, तभी आपका बिल पास होगा, तभी आपको एमए मिलेगा। और यहाँ पर आपका इनटू में 14% हमने ये भी दे दिया, टैब दबा दिया। अब ये तो हो गए अलाउंसेस टीए, एचआरए, एमए। इसके बाद आता है फिर डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। अब डियर का मतलब तो प्यारा है, देखो भाई, अब पर है ये महंगाई भत्ता। अब जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक कोविड के बाद से, देखो अभी तक महंगाई भत्ता है जो वो कोविड के टाइम वाला अभी तक किसी का पे नहीं किया है, आप सभी को पता भी होगा शायद कुछ को। तो अगर किसी घर पे गवर्नमेंट जॉब होगी हरियाणा में तो अभी तक नहीं मिला यहाँ पर। तो
तो आगे करते हैं। अब देखिए, अब डीए निकालना है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि करीब 42 के आसपास चल रहा है, 42 टू बिटवीन 45। तो किस पर निकलेगा? बेसिक इनकम के ऊपर। तो ये भी हमने निकाल दिया। अब इतना निकालने के बाद इन सभी अलाउंसेस को कैलकुलेट करने के बाद फिर आता है टोटल इनकम, यानी कि टोटल सैलरी, यानी कि ग्रोस पे। ग्रोस पे का मतलब ध्यान रखना टोटल सैलरी होता है। तो ये कैसे बनेगी? मैंने अभी आपको एक पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि कंपनीज अपनी सभी एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी के अलावा, यानी ये तो मिलना ही मिलना एम्प्लॉयज़ को, इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। और ये सभी अलाउंसेस निकाले जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन सभी को निकालने के बाद फिर एक आती है टोटल इनकम, यानी कि टोटल कैसे बनेगी? बेसिक इनकम में इन सभी अलाउंसेस को प्लस करके, अब एक एक को प्लस करेंगे तो देखो बहुत समय लग जाएगा। तो आप ऐसे में इसके अंदर इक्वल टू सम फंक्शन का यूज़ करके मैंने यहाँ पर क्या करा, सभी को सिलेक्ट करा, एंटर कर दिया, देखो टोटल हो गया। या फिर अब यहाँ पर अब सम करने के लिए अब हम एक और आसान तरीका, एक तीसरा आसान तरीका और हम यूज़ करने वाले हैं। वो क्या है? ऊपर आपको एक ऑटो सम के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है। आप कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल भी दबा सकते हैं, या किसका आपको ऑटो सम करना है आप उस रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हो और ऑटो सम कर दो, या बिना सिलेक्शन के आप सिर्फ उस रेंज के जस्ट आगे अगर क्लिक करते हो ना, ऑटो सम करा, देखो इन सभी की रेंज दिखा दी इसने ऑटोमेटिकली। अगर क्लिक करके आपने जैसी ऑटो सम पे क्लिक करा यहाँ पर, तो देखो रेंज अपने आप आ गई। ना हमने इक्वल टू लिखना है, ना हमने सम लिखा, ना ब्रैकेट लगाई, ना रेंज ली, मैंने सीधा एंटर दबा दिया, सम हो गया। और अगर हमने यहाँ पर इसको डिलीट करके ना इन चारों को सिलेक्ट करा, ड्रैग कर दिया, अगर मुझे इन सभी का टोटल करना है, अब टोटल तो देखो सभी का करना है, अगर आपने ड्रैग कर रखा है इन सभी को, तो आप इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके एक ही बार में सिंगल क्लिक करके भी ऑटो सम कर सकते हो, या आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल दबा देना। और ऑल्ट कौन सा दबाना है? लेफ्ट वाला ऑल्ट दबाना है, ध्यान रखना, राइट वाले ऑल्ट से नहीं करना। बहुत सारे सिस्टम में, काफ़ी सारे वर्जन के अंदर ना, राइट वाले ऑल्ट के साथ इक्वल जब आप दबाते हैं तो ऑल्ट इक्वल नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे में आपने लेफ्ट ऑल्ट की आदत डालनी है, इसीलिए। तो आगे आता है टैक्स। अब टैक्स किस पे निकाला जाता है? ध्यान रखना टोटल इनकम के ऊपर, ना कि बेसिक के ऊपर। अलाउंसेस निकाले जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर, और टैक्स निकाला जाता है ग्रोस इनकम के ऊपर। अगर इसमें पीएफ भी दे रखा होता तो पीएफ भी आपकी टोटल इनकम यानी कि ग्रोस सैलरी पे ही निकाला जाएगा। अब इनटू में 12% टैक्स है। अब टैक्स जो है, अब गवर्नमेंट क्या करती है? सेस और टैक्स के नाम पर, ठीक है, क्या करती है? सेस और टैक्स के नाम से, CESS सेस और टैक्स के नाम पर आपसे काफ़ी सारा टैक्स वसूल करती है। GST है जैसे ही आजकल, तो ये सारा, अब जैसे अब रोड है, हम घर रहते हैं, अब जो जिस घर में रहते हैं, अब घर के ऊपर भी अब आपसे हाउस टैक्स लेती है, इनकम टैक्स ले लेती है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लेती है। और अब ऐसे यहाँ पर जो आपका टैक्स होता है, सर्विस टैक्स बोला जाता है इसको, जो कि आपकी टोटल इनकम के ऊपर निकाला जाता है। अब टोटल इनकम के ऊपर हमने टैक्स तो निकाल दिया, अब इसको हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है। अब इसको निकालने के बाद फिर आता है नेट सैलरी, जो कि हमें मिलती है। अब ये कैसे निकाली जाएगी? टोटल सैलरी में से माइनस करके टैक्स को, क्योंकि ये तो सीधा गवर्नमेंट को चली जाएगी। अब गवर्नमेंट हमें इतनी सैलरी पे कर रही है 24,500, पर उसमें से 2940 रुपये जो इसकी टैक्स अमाउंट निकल कर आएगी, ये आपकी टैक्स के तौर पे डिडक्ट भी की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 सेल एड्रेस है ग्रोस का, फिर माइनस में I2 टैक्स सैलरी एंटर कर दिया। इसके बाद मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया, इसको आंसर आ गया। तो ये था हमारा सैलरी रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। हमने अगर इन सभी को जैसे सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर दे दिया यहाँ से, इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट में डिस्कस करते हैं। अब देखो, आपने पिछली क्लासेस के दौरान पहले 4-5 असाइनमेंट्स डिस्कस करे थे हमने, और अब हमें इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स कवर करा रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इसमें ना देखो, मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का एक डेटा ले लिया, नेम, सब्जेक्ट के नाम लिख दिए मैंने, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंट भी देखो, अब 2-3 तरीके की हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाली हैं, 2-3 तरीके से। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे 3 सेल्स को सिलेक्ट किया, मुझे तीनों में टोटल करना है।
मैंने कीबोर्ड से लेफ्ट होल्ड के साथ इक्वल दबाया, देखो ऑटो सम हो गए यहाँ पर यूजिंग बाय शॉर्टकट। अब हमें इसकी ना परसेंटेज भी निकालनी है। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपने जैसे एग्ज़ाम दिए 5 सब्जेक्ट हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, अब उसमें आपके अब जितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूरे नंबर आ गए। अब जितने नंबर आएंगे हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जितने में से आपके नंबर आ रहे हैं। कि अगर आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो आप इसको 400 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर सब्जेक्ट 5 है, अब एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो आप 500 से डिवाइड करके इनटू में 100 कर दो यहाँ पर, या फिर आप इनटू 100 की बजाय आप परसेंटेज का साइन लगा दो सीधा, कि कितने में से परसेंटेज निकालनी है, 500 में से, 400 में से, जितने मार्क्स के आपके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद मैंने कॉर्नर से इसको क्या करा, ड्रैग कर दिया, आंसर निकल कर आ गया। अब परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पर जो परसेंटेज थी ना, काफ़ी बच्चों के माइंड में एक सवाल होता है कि कहते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कितने नंबर का है। अगर नहीं बता रखा तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से, अब थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, लाइक मैंने एक सब्जेक्ट हटा दिया इसके अंदर से, राइट। मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रख लिए ना, 1 2 3 4। अब मेरे को यहाँ पर ना परसेंटेज निकालनी है, इन तीनों का मैंने टोटल भी कर लिया। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए परसेंटेज, सिर्फ इतना सिंपल। अब इसके अंदर ना तो ऐसा कुछ हेडिंग में ऐसा कुछ मेंशन है कि जिसमें ये बता रखा हो कि सब्जेक्ट इतने नंबर का है और इतने में से परसेंटेज निकालनी है, ना आपको असाइनमेंट में बता रखा हो, तो तब तो आपने 100 का ही मान के चलना है सब्जेक्ट को। पर अगर आपको ऐसा कुछ मेंशन किया जाए कि परसेंटेज आउट ऑफ, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 360 का मतलब 360 में से निकालनी है। अब इसका मतलब क्या समझेंगे हम, अब यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ 360, 360 में से निकालनी है परसेंटेज। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अब देखो 4 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट 90 नंबर का हो गया, क्योंकि एक 90 का है तो 4 360 के हो गए, तो इक्वल टू 264 सेल का एड्रेस लिखेंगे, वैल्यू का एड्रेस, टोटल अमाउंट का, बाय में 360 परसेंटेज। तो आप इस तरीके से करेंगे, आपकी टोटल अमाउंट में से, मैक्सिमम अमाउंट में से, तो टोटल मार्क्स को डिवाइड करेंगे आपकी नेट टोटल में से, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम अमाउंट टोटल है जो, उसमें से आपकी परसेंटेज 360 में से आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, इसके अंदर एक असाइनमेंट के अंदर यहाँ पर शायद ये दे रखा, आपको एवरेज के बाद एक 360 में से परसेंटेज भी निकालनी है। और इसमें देखो एक पॉइंट दे रखा है, इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन रो 4 एंड 5। आपको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को क्रिएट करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ एक डेटा सेम। जैसे ये वाला हमारे पास डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ना कट कर दिया, मैं इसको शीट नंबर 3 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला कि इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन रो 4 एंड 5। तो 4 और 5 का मतलब यहाँ पर देखो 4 बच्चों का डेटा है और नेम है, मैं नेम भी सेम रख लेता हूँ। लो, चौथी और 5वीं एंट्री में इसमें आशिमा लिखा हुआ है और एक में लिखा है रमेश, 5 नंबर रो में, मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिए। और इसके अलावा मैं इसको विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास एक सिमिलर कंटेंट आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन रो 4 एंड 5 एंड फिल द इमेजिनरी डेटा, का मतलब एक काल्पनिक डाटा आपको अपनी साइड से एंट्री करनी है, फिल अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं कि किसी भी टाइप की एंट्री कर रहा हूँ, आपने रिकॉर्ड से रिलेटेड, अब रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो आप स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड एक बच्चे के नाम से एंट्री करेंगे। तो 4 और 5 के बीच में चाहिए, मतलब 5 नंबर रो के ऊपर आप राइट क्लिक करके एक रो लेंगे ऊपर। अब देखो 4 और 5 के बीच में एक रो आ गई। अब आप यहाँ पे, अब इसके अंदर जो भी आप इसी के अंदर नेम आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, मार्क्स देना चाहते हैं और सेम फॉर्मूला चाहिए तो आप कंट्रोल डी दबा सकते हैं, तो ये एंट्री होगी इमेजिनरी डेटा की। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि गिव द बैकग्राउंड कलर टू द सेल्स इन रो 1 एंड फॉर्मूला सेल। कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर देना है किन किन सेल्स के अंदर, टू दी रो 1। अब रो 1 हमारी ये है हेडिंग वाली, ये वाला कलर बैकग्राउंड कलर देखो आ गया। या फिर अगर कह दे एंड फॉर्मूला सेल का मतलब ये वाले सेल्स जिन जिन में आपने फॉर्मूला लगा रखे हैं उनमें भी देना है, तो आप इसके अंदर भी देंगे फिर। और यहाँ पे बोला चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर टू दी फर्स्ट रो। अब कह रहा है फर्स्ट रो के अंदर आपको अलाइनमेंट्स भी सेंटर में करनी है,
तो आपने यहाँ से सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट भी करना है। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दे रखी है कि लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट तो होती है देखो लेफ्ट में, हमने सेंटर कर दिया जैसा कि गिवन है। पर यहाँ पर एक्सेल शीट में जितना भी न्यूमेरिकल डेटा होता है वो आपका राइट से ही रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन राइट से की जाती है। इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है चेंज द टेक्स्ट ओरिएंटेशन, रोटेट टेक्स्ट अप। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को रोटेट करना है। क्वेश्चन में आ जाए चेंज द टेक्स्ट ओरिएंटेशन या फिर आ जाए रोटेट द टेक्स्ट, रोटेट द टेक्स्ट आ जाए, चेंज द टेक्स्ट ओरिएंटेशन आ जाए, तो ऐसे में आपको किस सेल में करना है, यहाँ पर ये भी बता रखा है लास्ट सेल में करना है। रोटेट टेक्स्ट डायरेक्शन का नाम है और कौन सी रो में करना है, फर्स्ट रो में। यानी कि ये वाला जो सेल है, मैंने एक सेल ले लिया अभी इस टेबल के हिसाब से, ये वाला आपका फर्स्ट रो का लास्ट सेल है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन के नाम से। पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से आपका एग्ज़ाम कवर करा रहा हूँ सिलेबस को, और इसके बाद अब यहाँ से मैंने इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया। देखो यहाँ पर रोटेट हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन मेंशन है, ऑप्शन पे जाके आप रोटेट टेक्स्ट अप भी है, डाउन भी है, डाउन पे क्लिक करेंगे डाउन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर इसमें कहता है, और अगर आपको ऐसा कुछ कहता है कि काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करना है आपको, तो ये भी ऑप्शन है। वापस क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आप वापस ऑफ भी कर सकते हैं। और इसी के अलावा आपको एक ऑप्शन और भी दे रखा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के नाम से। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि आपको कहा जाए कि रोटेट द टेक्स्ट एट 35 डिग्री एंगल या 55 डिग्री या 65, तो आप इसमें 65 जितना भी आ जाए टाइप करके एंटर कर दो, आपका डेटा रोटेट हो जाएगा। तो वापस नॉर्मल करने के लिए इसी सेल पे क्लिक करेंगे और यही से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर आप इसको जब 0 करेंगे, एंटर कर दिया, नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। अब इसमें देखो एक ऑप्शन और है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर। यहाँ पर क्या कर रहा है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ना वो आपको सेट करनी है। किस पैटर्न पे सेट करनी है, कह रहा है वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, कह रहा है सेंटर में कर दो। टू दी ऑल हेडिंग्स, यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स है ना, आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या समझे। अब जहाँ से देखो अभी हमने सेंटर पढ़ा था ना, एक लेफ्ट है, फिर दूसरा सेंटर है और एक है राइट। नीचे आपको ये 3 आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। जब आप इसकी हेल्प से अलाइनमेंट चेंज करते हो ना, तो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ना वो हॉरिजॉन्टली चेंज होती है। देखो लेफ्ट में, सेंटर या राइट, देख रहे हैं आप। एक होता है वर्टिकली चेंज करना, ऊपर टॉप में, मिडल में या बॉटम में। जैसे मैं इसको वापस रैप कर देता हूँ कुछ ऐसा। देखो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सारी हेडिंग भी ले ली। अब देखो अगर मैं बात करूँ ये लेफ्ट है, सेंटर या राइट है, तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है सेंटर में है। पर अगर मैं ऐसे बात करूँ कि ये टॉप में है, मिडल में या बॉटम में है, तो आप बॉटम में कहेंगे क्योंकि बॉटम में है। और यहाँ पर ऊपर की जो 3 अलाइनमेंट होती हैं, ये इनको बोलते हैं वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। नीचे के 3 अलाइनमेंट को पढ़ा जाता है हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी देखो बॉटम पे है, तो बॉटम में कहाँ पे है, सेंटर में। हमने कहाँ पे करना है, दोनों को सेंटर में करना है, तो यहाँ से मिडल कर दो, या ऊपर से हो जाएगा टॉप में, मिडल में या बॉटम में। हमने टॉप रखा। देन इसके बाद अलाइनमेंट सेटिंग्स पर जाके यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखो हॉरिजॉन्टल तो हमने ये सेंटर कर रखा है नीचे वाले से, ऊपर वाले में टॉप किया था तो यहाँ पर भी टॉप दिखा रहा है, आप इसको भी सेंटर कर दो। ओके कर दिया। देखो ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट में, और इसमें अगर हम बात करें एक असाइनमेंट नंबर जो 4 आपने क्रिएट किया होगा, इस असाइनमेंट में मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। आपने ये असाइनमेंट्स क्रिएट किए होंगे। अब इसमें आपने ना देखो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर सभी मंथ्स के नाम भी लिखने हैं। तो ऐसे में आप क्या करना है, देखो फर्स्ट मंथ का नेम लिखे ना, बाकी आपको नहीं लिखने बिल्कुल भी। कॉर्नर पॉइंट से इसको नीचे ड्रैग कर दो, बाकी खुद ही आ जाएंगे। साथ में कोई की का यूज़ नहीं करना, नहीं करना ड्रैग करने के लिए। और सितंबर देखो कट हो गया, इसको आप क्या करेंगे, ऊपर से डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दो। अब इसमें कह रहा है ए और बी को प्लस करना है, तो इक्वल टू
अब ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 नहीं लिखना, सेल पे सीधा क्लिक करो, सेल का एड्रेस आ जाएगा प्लस में बी का एड्रेस, टैब दबा दिया। फिर कह रहा है ए और बी को माइनस, तो आप यहाँ पे ए और बी को माइनस कर देना। फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देन फिर ए बाय में बी, तो ए बाय में बी कर दो। और देन फिर आता है एवरेज ऑफ ए स्पेस एंड स्पेस बी, एंटर कर दिया। एक चीज़ का एक ध्यान रखना, आप जब भी कोई असाइनमेंट क्रिएट करते हो ना, उसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखो कि कहाँ पर स्पेस है कहाँ पे नहीं है। एंटर कर दिया और इसके बाद ए एंड बी। अब देखो उसमें ना आप असाइनमेंट में देखते हैं तो ए और बी नीचे आ रहा है, नीचे वाले में रैप कर रखा है। अगर आप यहाँ से रैप करेंगे तो ए तो ऊपर रह जाएगा, तो आप इसको ए को नीचे कैसे लेके आएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। डबल क्लिक करेंगे सेल के अंदर, ए के आगे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से लेफ्ट ओल्ड के साथ में एंटर दबा के नीचे ले आओ। इसके बाद मैंने ये सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करा और उसके बाद अगर आप असाइनमेंट में देखते हैं तो देखो सारी हेडिंग बोल्ड भी हैं और इसके अलावा टॉप में अलाइनमेंट सेट है सभी की। तो यहाँ से हमने इसको तो ऊपर की तरफ भी है, बोल्ड भी है, बोल्ड भी कर दो। टॉप में है तो टॉप में भी है और लेफ्ट में भी है। और नीचे देखो टोटल भी निकालना है और ये तीनों सेल देखो मर्ज दिखा रखे हैं। तो मैंने इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके अब हम चाहते हैं इनको कंबाइन करना है। टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू वन, तो मर्ज पे क्लिक करा, कंबाइन हो गया। और इसके अंदर यहाँ पर एक शेडिंग भी दे रखी है एक ग्रे से कलर की, तो यहाँ से आप ग्रे टाइप की एक कलर भी दे दो। और इनको हमने यहाँ पर एवरेज भी निकालना है, एवरेज लिखकर मैंने टैब दबाया। ए और बी की निकालनी है तो ध्यान रखना ए और बी का सेल एड्रेस देकर यहाँ से आप पांचों सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर से इसको नीचे ड्रैग कर देना। अब हमें टोटल देखो नीचे भी निकालने के लिए बोला है और मेंशन भी इसमें बता भी रखा है कि कैलकुलेट द टोटल बिलो ऑफ ऑल कॉलम्स, नीचे भी निकालना है। अब आप फर्स्ट सेल में इक्वल टू सम लगाओ और इन सभी को सिलेक्ट करके एंटर दबा दो और इसी को कॉर्नर पॉइंट से अब राइट में भी ड्रैग कर दो। या फिर आप एक काम बड़ा ही आसान तरीके से कर सकते हैं, इन पांचों सेल को सिलेक्ट करो और ऊपर से ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सभी का सम हो गया। तो यहाँ पर टोटल हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर आपका, वो भी बता रखा है। डिक्रीज द, आप देखो इसमें क्वेश्चन आ गया, डिक्रीज द डेसिमल प्लेस 0 इन एवरेज कॉलम। इसका मतलब क्या, आपने क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करा, यहाँ से डिक्रीज कर देना है डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद वाली सारे पॉइंट्स की वाली आपको रिमूव कर देनी है। उसके बाद में आ जाता है फ़ॉन्ट नेम, आपको टाइम्स रोमन लेना है, फ़ॉन्ट का साइज़ 12 करना है। हेडर फुटर की बात की जाए तो देखो हेडर फुटर का यूज़ कैसे करना है वो भी पढ़ते हैं अब अभी हम। तो इसके अंदर तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। राइट योर नेम इन हेडर एंड रोल नंबर इन फुटर। क्या करेंगे, इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे जाकर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसी के अंदर हेडर एंड फुटर का। अभी मैं एक सिंपल सा एक बेसिक आपको बता रहा हूँ हेडर फुटर का, कंप्लीट हम इसका प्रॉपर एक क्लास डालेंगे हेडर फुटर के लिए भी। तो हेडर फुटर का जो ऑप्शन है वो आपको, मैं इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ आपको करना बता रहा हूँ। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है जैसे हेडर एंड फुटर का, क्लिक करा मैंने हेडर फुटर पे, जैसे ही इंसर्ट मेन्यू में जाकर, तो जब आप हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना अपनी स्क्रीन पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के आपकी जो स्क्रीन का जो लेआउट है ना वो कुछ चेंज सा आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको देखो एक बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पर टोटल 3 बॉक्स मिलेंगे और ऊपर हेडर भी लिखा हो रहा है। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है ऐड हेडर, ऐड करने के लिए आपको बोल रहा है टू क्लिक ऐड हेडर। तो यहाँ पे अगर आपको हेडर ऐड करना है आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको 3 टेक्स्ट बुक्स देखने को मिलेंगे सेल फॉर्मेट में। तो इसके अंदर आपको 3 बॉक्स मिल रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि आपको क्या लिखना है, राइट योर नेम इन हेडर सेक्शन एंड रोल नंबर इन फुटर। तो कैसे लिखेंगे, हेडर सेल में हमने क्लिक करा सेंटर में या किसी में भी, और यहाँ पर आप अपना नेम लिख दो। मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया। लिखने के बाद में अब मैंने अपना रोल नंबर लिखना फुटर के अंदर। हेडर का मतलब हेड यानी सिर ऊपर, फुटर यानी पाँव नीचे आता है। अगर आपको सेम टाइप ऑफ डेटा हर पेज के टॉप या बॉटम पे प्रिंट करना हो तो हम हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट पार्ट में बता रहा हूँ, तो कंप्लीट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर टॉपिक आएगा आपका इसका। और फुटर कैसे जाएंगे, अब ये तो हमारा हेडर का पार्ट है। फुटर पे जाने के लिए आपको ऊपर अपनी स्क्रीन पर एक टूल बार देखने को मिल रही है हेडर फुटर के नाम से। अगर आप अपने हेडर फुटर सेल के बाहर क्लिक कर देते हो तो देखो आपको ये टूल बार देखने को नहीं मिलेगी। जब आप कर्सर अपना माउस से क्लिक करते हैं हेडर में किसी भी सेल में,
तब आपको ये टूल बार देखने को मिलेगी, जिस पे क्लिक करने पर डिज़ाइन मेन्यू में इसकी ऑप्शन मिलेगा गो टू फुटर के नाम से, जहाँ पे क्लिक करते ही कर्सर आपका नीचे आ जाएगा और इसके बाद हम इसी के अंदर कर्सर रख के इसी में टाइप कर देंगे अपना रोल नंबर, जो भी हमारा रोल नंबर है हम इसमें अपना टाइप कर देंगे और बाहर क्लिक कर देंगे। ये हमारा हेडर फुटर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी वर्कबुक को सेव करना है और देखो सेव कैसे करना है मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल पे जाकर एक होता है सेव, एक सेव एज होता है। ठीक है, जब आपकी फ़ाइल फर्स्ट टाइम सेव होती है तो उस टाइम पे वो फाइल आपकी सेव एज हो रही होती है। बेशक आपने सेव पे भी क्लिक करा है तब भी आपकी फ़ाइल वो सेव एज ही होगी। देखो यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन सेव एज का ही आएगा क्योंकि फ़ाइल आपकी फ़र्स्ट टाइम सेव हो रही है, क्योंकि हमें उसको फर्स्ट टाइम क्या होता है फ़ाइल को उसकी लोकेशन उसको नाम देना होता है। तो कहाँ पर सेव करना है, इसके अंदर आपको ब्राउज़ ऑप्शन पे जाकर अभी यहाँ पे करंट लोकेशन दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और अभी जो रिसेंटली CSIR ASO में एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरीके से आया था सेव के ऊपर क्वेश्चन वगैरह, वो सब भी मैं आपको आगे की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करने वाले हैं जल्दी। तो अब हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल ले लिया डेस्कटॉप पर सेव करना है या डॉक्यूमेंट्स पे करना चाह रहे हैं या डाउनलोड्स में करना है आपको, तो वहाँ पर आप डाउनलोड्स पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को जो भी नाम देना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया और साथ में रोल नंबर भी लिख दिया कुछ भी अपना और सेव कर दिया। आपकी फ़ाइल सेव होगी, जिस भी नाम रोल नंबर से सेव किया था टाइटल बार में वो आपको सेम शो भी कर देगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं कुछ नई ऑप्शंस के साथ में। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट